Good morning. Myself Kumari Bharti. I'm a student of M.Ed. second semester from Jamshedpur Women's College, Jamshedpur. आज मैं आपको कक्षा 9वीं यानी स्टैंडर्ड 9th की एक चैप्टर फ्रांस की क्रांति 1789 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के विषय में पढ़ाऊंगी। जैसा कि हम देखते हैं कि आज से 200-300 साल पहले या फिर कुछ और साल पहले सभी देश एक दूसरे से ज्यादातर लड़ाइयां करते थे। वो चाहे किसी भी कारण हो, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक, किसी भी भेदभाव के कारण हो, वहां लड़ाइयां होती रहती थी, या फिर अपनी उपनिवेशवादिता के कारण या फिर अपने सीमाओं को बढ़ाने के कारण लड़ाइयां होती ही रहती थी। इतिहास के पन्नों में फ्रांस की क्रांति का बहुत बड़ी एक घटनाएं हैं, जिसका आज मैं कुछ विवरणात्मक रूप से, व्याख्यान रूप से मैं आपको बताऊंगी। ये लुई 16वां और उनकी पत्नी रानी एंतोनेट, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। फ्रांस में एक घटना हुई जो 14 जुलाई 1789 को घटित हुई। अचानक पेरिस जैसे बड़े शहर में आतंक का माहौल हो गया। सभी सेनाएं अपने अस्त्रों से लैश होकर वो सड़कों पे निकल पड़ी और आम जनता तक यह संदेश पहुंच गया कि आज उन्हें गोलियों से भून देने का आदेश दिया गया है। यह सुनते के साथ फ्रांस के निवासी, जिसमें औरत और मर्द दोनों शामिल थे, बहुत बड़ी तादाद में वो टाउन हॉल में जमा हो गए। फ्रांस के बास्टिल किले में उन्होंने हमला बोल दिया कि वहां पर बहुत सारे अस्त्र और हथियार मिलेंगे। लेकिन यह लड़ाई वहां रुकी नहीं। शहरी क्षेत्रों से होते हुए वह देश के देहाती क्षेत्रों में भी यह आतंक का माहौल बन गया और विद्रोह की भावना पैदा होने लगी। अंततः वहां बहुत सारे परिणाम हुए। उन परिणाम के पीछे बहुत सारे कारण भी सामने थे। वहां पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि कर दी गई। उसके कारण भी जन आक्रोश पैदा हो गई और फ्रांसीसी सेना दमनकारी नीतियों से सबको बस मारने के लिए निकल पड़े थे। इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस के राजा लुई 16वां को फांसी की सजा दे दी गई। इन सब घटनाओं को जब जोड़ा गया, इतिहासकारों ने इसके कारणों का पता लगाया, तब यह कारण कोई 1-2 सालों का कारण नहीं था। इनके पीछे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये सभी कारण सामने मौजूद थे, जिसका विवरण हम इस प्रकार देते हैं। 18वीं सदी हमारा फ्रांसीसी समाज इस प्रकार था जिससे समाज में असंतोष पैदा हो गई थी। बुर्बो राजवंश का लुई 16वां, जो 1774 में राजगद्दी पर बैठा, उसकी शादी ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी से हुई थी।
जब उसने राज गद्दी संभाली तो उसका राजकोष खाली था। निरंतर ब्रिटेन जैसे उपनिवेशवादी शत्रु से लड़ाई करते करते उनके राजकोष खाली हो चुके थे। अमेरिकी उपनिवेश 13 उपनिवेश थे जिनमें वो ब्रिटेन के साथ साझा करते करते वह सब खाली पड़ चुके थे। उन्होंने राज्य कोष को खाली पाया, लेकिन वायसराय का विशाल महल, जैसा कि हमने पहले स्लाइड में दिखाया है, राजमहल का शान शौकत, इन सबों चीजों में फिजूल खर्ची होती रहती थी, जिसके कारण जनता में आक्रोश सा पैदा होने लगा था। उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा था, लेकिन राजा जो है अपने फिजूल खर्ची के लिए धन को लुटाया जा रहा था और कर में वृद्धियां करते जा रहा था। इन सब को हम प्राचीन राजतंत्र के रूप में देखते हैं। उस समय का समाज 3 स्टेटस में बटा हुआ था। द अपर क्लास एथेंस, यानी कि प्रथम स्टेटस जो था वो पादरी वर्गों के लिए था। जितने भी पादरी वर्ग थे वो प्रथम स्टेटस में आते थे और उन्हें कर के लिए छूट मिली हुई थी। उनके पास पैसे की, उन संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उन्हें छूट दी गई थी। फिर द्वितीय स्टेट्स में कुलीन वर्ग आते थे। उन्हें भी बहुत सारी चीजों उन्हें अधिकार दिए गए थे कुछ। और उसके बाद थे तीसरे स्टेट्स। तीसरे स्टेट्स में भी एक लाइन से कुछ बटे हुए थे, जिसमें बड़े व्यवसायी, वकील, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, उसके बाद किसान, कारीगर, उसके बाद छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर जो बेगारी करते थे। इस तरह का एक असंतुलित समाज था। फ्रांस के इस असंतुलित समाज में सभी व्यक्ति जो फर्स्ट द अपर क्लास के थे, उनके बीच किसी प्रकार का असंतोष नहीं था, लेकिन जो नीचे तबके के थे उनके बीच काफी असंतोष पैदा होने लगी थी। उनके जब लुई 16वां जब गद्दी पर बैठा था, 10 अरब लिब्रे यानी कि वहां की मुद्राएं थी, जो अब नहीं है, वो मुद्रा थी और उस पे 10% का ब्याज दर दिया जा रहा था, जिससे जो कर बनाया जा, टैक्सेस जो लिए जा रहे थे, उनमें साधारण जनता ही दबती जा रही थी। वहां पे जितने भी किसान थे भूमिहीन ही थे। 60% ऐसे किसान थे जो भूमिहीन थे और बाकी जितने भी जमीन थे सब अपर क्लास के पास थे। जो प्रथम स्टेटस के व्यक्ति थे उनके पास थे और कुलीन वर्ग के पास थे, पादरी के पास थे और बाकी जितने भी साधारण जनताएं थी, उन जमीनों पे भूमिहीन किसान थे, वो बेगार खटते थे। उन्हें कुछ अधिकार भी नहीं दिए गए थे। जो कुलीन वर्ग थे उन्हें बहुत सारे अधिकार, सामंती विशेषाधिकार दिए गए थे। सामंती व्यवस्था उस समय की सबसे बड़ी और खतरनाक व्यवस्था थी, जो समाज को शोषित कर रही थी, चाहे वह यूरोप हो या फिर अदर्स किसी भी कंट्री की हम बात करते हैं। वो एक ऐसा समय था जब सामंती व्यवस्था सभी पर भारी पड़ती थी और समाज का एक अलग रूप से ही शोषण होता था। वही सामंती व्यवस्था आगे चल के जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। उसके बाद जितने भी टैक्सेस थे वो सभी जो द्वितीय या तृतीय स्टेटस के व्यक्ति थे उन्हें ही देना होता था। प्रथम स्टेटस में जो पोप यानी कि पादरी, जो धर्माधिकारी थे, उन्हें कर नहीं देना होता था। किसानों को
एक बहुत बड़ा हिस्सा चर्च को देना होता था, या ये ऐसा कहें कि चर्च जबरन उनसे वो धार्मिक कर के रूप में वसूल करता था, जिसे हम टाइप करते थे। उस टैक्स को हम टाइप करते थे। उसके पश्चात बहुत सारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर भी थे, जिसमें एक टाइल नाम का एक कर था जिसे देना होता था। उसके बाद बहुत सारे कर थे, जिसमें कि है नमक, तंबाकू, ये बहुत सारी दैनिक जीवन में जो हम प्रयोग में लाते हैं, उन सब पे उन साधारण जनता को टैक्स देना होता था। जनताओं के बीच में असंतोष तो इतनी व्यापक रूप से फैल चुकी थी जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था। इसमें, जैसे कि मैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रही हूँ, इसमें एक ऐसे तस्वीर को साझा किया है कि शैतान को जितना दोगे उसका लालच उतना ही बढ़ता जाएगा। बेचारा गरीब कुलीन जमींदार के लिए अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ लेने को बिल्कुल तैयार बैठा है। वह उसकी ओर एक नजर भी नहीं देखता है। कुलीन व्यक्ति को मकड़ी और उस गरीब किसान को मक्खी की संज्ञा दी है कि कैसे मकड़ी एक विशाल सा जाल बना के रखा है और उसमें वो मक्खी धीरे धीरे फंसती चली जा रही है। ऐसा स्थिति आ चुका था कि फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी। उसके बाद वह बढ़कर 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ती जा रही थी, रोटियों के दाम भी उसी प्रकार बढ़ते जा रहे थे। कारखानों के मालिक अपनी मजदूरी की दर खुद तय करती थी। वह किसी प्रकार के नॉर्म्स या रूल्स के तहत नहीं चलते थे। मजदूरी दर महंगाई दर की तरह नहीं बढ़ाया जा रहा था, जिससे कुलीन वर्ग यानी अमीर वर्ग और गरीब वर्ग के बीच में अमीरी और गरीबी की लंबी खाई पैदा हो रही थी, जिसके कारण समाज में जीविका संकट के साथ असंतोष भी फैलते जा रहे थे। जीविका संकट से यहाँ तात्पर्य उस असंतोष के साथ साथ फसल का खराब हो जाना, महामारी, ये सब फ्रांसीसी क्रांति के एक महत्वपूर्ण कारण है। उसके पश्चात समाज जब इस असंतोष, इस हीन भावनाओं का शिकार हो रहा था, तब कुछ समय पश्चात वहां एक नए वर्ग का उदय होना शुरू हुआ, जिसमें कि वो तृतीय स्टेटस के ही वर्ग थे, और उसमें जो लोग शिक्षित थे, समझदार थे, वे यूरोप के या आसपास के देशों के विचारकों के संपर्क में आने से उनके अंदर एक नई भावनाएं जागृत हुई और उन्होंने एक नया वर्ग, मध्यम वर्ग का उदय किया, जो फ्रांसीसी क्रांति के उद्धारक थे। उन्होंने ही फ्रांसीसी क्रांति को आगे बढ़ाया, विचारकों के विचार को साधारण जनताओं तक पहुंचाया कि हम किस निरंकुश राजतंत्र के अंदर दबे हुए हैं, न हमारे पास किसी प्रकार के अधिकार दिए गए हैं और ना ही कोई रूल्स ऐसे हैं, ना कोई नॉर्म्स ऐसे हैं जिसके तहत देश की सारी जनता एक साथ चले। उन विचारकों में जॉन लॉक और जॉन जॉक, जो रूसो जैसे दार्शनिक जो थे, उनके द्वारा
बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई पुस्तकें थी। उन विचारकों के विचार को फ्रांसीसी जनताओं तक पहुंचाने का काम उस मध्यम वर्गों द्वारा किया गया, जिससे जिससे फ्रांसीसी क्रांति का एक माहौल तैयार होने लगा। कॉफी हाउस या फिर सैलून, इन सभी जगहों पर इस तरह की बातों को, अपने विचारों को व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाने लगा। इन सब विचारों को साधारण जनताओं तक पहुंचाने के लिए अखबारों का, पुस्तकों का प्रयोग किया गया। जो वहां की साधारण जनताएं अनपढ़ थी, उनके सामने में जोर जोर से उन बातों को पढ़ा जाने लगा, जिससे उनके अंदर जो साधारण जनता थी, जब उन्हें लगा कि हमें तो इतना शोषण किया जा रहा है, ना ही हमें कोई अधिकार दिया जा रहा है, जिससे उनके अंदर गुस्सा भरने लगा कि हमें क्यों नहीं कुछ विशेषाधिकार दिया गया है, मानवाधिकार दिया गया है। और जिसके फलस्वरूप वहां फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हो गया। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांसीसी क्रांति का अंतिम परिणाम सबसे भयानक दिखता है, जो लुईस 16वां को सारे जनता के सामने में फांसी पर लटका दिया जाता है। आज इतना ही मैं बताना चाहूंगी। नमस्कार।